एक माँ के लिए अपने बच्चे की कामयाबी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाकई के बाद ये पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। अब चैटबॉट्स आ गए, चैटबॉट्स सेकंड में आंसर देते हैं। दुनिया 5G पे चली गई है, हमारे गांव में अभी तक 2G है। इन्वेस्टमेंट के अगर रेवेन्यूज हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर है। इसराइल की मजालिम और तोसी पसंदाना पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज है जुमेरात का दिन। वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर वीकेंड। कितना जल्दी वक्त गुजर जाता है यार। मतलब अभी पिछले संडे तो हम कहीं छुट्टी वुट्टी बना के आए थे और फिर से छुट्टियाँ आ गई हैं। खैर, तो जैसे कि हम बता रहे हैं ना, वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है, लेकिन एक माँ के लिए जो है वक्त शायद थम सा जाता है जब वो मेहनत करती है। भाई माँ की अजमत का ना कोई बदल नहीं है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की कामयाबी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इथियोपिया की एक माँ जो लबनान में 30 साल से घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी, सिर्फ अपने बेटे को उसके ख्वाब पूरा करने के लिए कि वो पायलट बन सके। 30 साल तक अनथक मेहनत उन्होंने की। जब वो वापस अपने घर जाने लगी तो जिस फ्लाइट पे जाना था वहां उन्हें मिला एक सरप्राइज। 30 साल की मेहनत और 30 साल की मेहनत के बाद जब अब आप देखें सोनिया, ये खातून 30 साल तक अपने घर नहीं गई। 30 साल तक अपने घर नहीं गई। 30 साल तक ये घरेलू मुलाजमा का काम करती रही लबनान में। अपने शी वॉज फ्रॉम अफ्रीका, शी इज जस्ट इन टू अनदर कॉन्टिनेंट। एशिया में रह रही हैं, लबनान जैसे मुल्क में, वहाँ पे वो काम कर रही थी। और फाइनली जब वो रिटायर होकर घर वापस जाने लगी, जिस मकसद की खातिर उन्होंने दिन रात एक किया, जिस मकसद की खातिर उन्होंने अपना घर भुला दिया, जब वो मकसद उन्होंने अपने सामने कामयाब होते देखा तो आंसू आ जाना आंखों में कोई अचंभे की बात नहीं। और इतना इमोशनल मोमेंट होगा उनके लिए, इतनी मेहनत करके, जिसके लिए मेहनत कर रही थी वो, कि वो पायलट बन सके, उनका ख्वाब पूरा हो सके, और वो सामने खड़ा पायलट बन के। एब्सोल्युटली। सो आज को नहीं है, लेकिन मदर्स डे की ज़रूरत भी नहीं है। हमें हर दिन अपनी वालदा को बोलना चाहिए मदर आई लव यू। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। इस्लामाबाद का सियासी माहौल आखिरकार ठंडा हो गया। इंतशारी टोले से निमटने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास। एहतजाज करने वालों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, मुल्क को कौम के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का आज़म। पाक जिम्बाब्वे वनडे में फैसला कुन मरहला आ गया। आज तीसरे और आखिरी मैच में दोनों टीमें जीत के लिए पंजा आजमाई करेंगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसला कुन वनडे से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी इंजरी का शिकार। मजीद कौन से नए खिलाड़ियों को चांस मिल सकेगा, प्रोग्राम में आज बात होगी। तवील जंग के बाद हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर मुआहदा तय, जंग बंदी का आगाज हो गया। डेवलपमेंट आलमी मंजरनामे पर क्या असरात डालेंगी, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। और स्क्वॉश की दुनिया में 12 साला महानूर अली का बड़ा कारनामा, नेशनल वुमेन्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जीत के बाद पाकिस्तानी यंगेस्ट फीमेल ऑफ स्क्वॉश बन गई। तारीख रकम करने वाली महानूर आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। पिछले 3-4 दिनों से इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, इसके बाद कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ था, और इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक वीडियो बयान नशर किया गया, जिसमें उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तान में एहतजाज करने वाले फसादी हैं और ये मुल्क कौम के लिए साजिश है, और फसादियों की वजह से स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स गिर भी गई है। और इससे पहले जब चीनी सदर आ रहे थे तब भी इन फसादियों ने 126 दिन धरना दिया था। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। अब इस्लामाबाद वालों को बहुत ही ज़्यादा गुड मॉर्निंग। फाइनली 3 से 4 दिन बाद अब सैनिटी प्रिवेल हो रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम बात करें कि आगे रेपरकशंस क्या होंगे, क्या होने जा रहा है, शाम साहब यू बिन देयर, यू बिन इन इस्लामाबाद, क्या होता रहा 3 से 4 दिनों में, आप हमें बता सकेंगे? देखिए फैसल, ये तो आपको डील जिसको कहते हैं ना, मैं शायद नहीं बता सकता। ये तो हर बन गया पाकिस्तान में, मजाक बन गया है कि कोई भी सियासी पार्टी और खासतौर से पीटीआई, ये 2016 के बाद 126 दिन का धरना, इन्होंने तो एक जिसको कहते हैं रवायत ऐसी डाल दी है कि हॉस्टेज बना देते हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को,
और ये जो आप पूछ रहे हैं कि इतने कर्ब वाले ये 3-4 दिन गुजरे थे, सारे रास्ते बंद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब पूरी तरह रिपोर्ट हुआ, पूरी दुनिया में गया। सफारती हल्के अलहदा परेशान, देखे लोग जो बाहर जाने वाले थे सारे पासपोर्ट वीज़ा सेक्शन बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए, ऑफिस स्कूल, इतनी मुश्किल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ज्यादा परेशानी लोगों को ये है कि क्या इट हैज बिकम अ नॉर्म, इट्स अ न्यू नॉर्मल, कि हम ऐसे ही जिंदा रहेंगे कि हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई जब बात नहीं मानी जाएगी, बानी पीटीआई की, और वो ये जत्थेबंदी करेंगे। मेरा ख्याल है अब आज अच्छी जो बात हुई ना, वो जो कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस सारे मामले में फैसल ये हुई है कि इस वाक़े के बाद ये पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। अब वो कहते हैं कि जी जो बानी पीटीआई ने कह दिया था कि जी हमें जाना चाहिए वहाँ संगजानी, हम क्यों नहीं वहाँ पे गए। दूसरे दो, अब देखें उसके चीफ मिनिस्टर के 2 ग्रुप हैं, अपने एक ग्रुप उनके साथ खड़ा है जो शौकत यूसुफ जई हैं, और उनके साथ बैरिस्टर सैफ हैं, और वो इल्जामात लगा रहे हैं बुशरा बीबी के ऊपर कि जी इन्होंने वीटो किया था कि जी वहाँ नहीं जाना संगजानी में, नतीजतन ये सब कुछ हुआ। बहरहाल ये जिस तरीके से खत्म हुआ, एक तो बड़ा साई ऑफ रिलीफ लोगों के लिए, दूसरी बात यह है कि जी आप हाउ लॉन्ग यू कैन टॉलरेट ऑल दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस। ये अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इसको फैसल रोकना बड़ा जरूरी हो गया है। अब ये देखें ना, एक तो सियासी तौर पे इनको जो नुकसान हुआ, और फिर सारी दुनिया जिस तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है, लोगों इनकी पार्टी के अंदर भी बाहर भी अखबारात में देखने कि भी ये क्या वजह है कि आपको कोई और कुछ नहीं मिलता तो आप आके चढ़ाई कर देते हैं इस्लामाबाद में। आप सियासी जमात के तौर पे ऑपरेट क्यों नहीं करते? आपने क्यों फैसला किया हो कि आपने फैन क्लब भी चलाना है, रॉक स्टार के तौर पे आपने ऑपरेट करना है? सियासी जमात बन के आप बातचीत क्यों नहीं करते लोगों के साथ? फिर आप रोते हैं कि जी मैं आर्मी चीफ से मिलूंगा, वो कहते हैं कि दिस इज नॉट माई जॉब टू सी यू। आप सियासी लोगों के साथ जाके बैठ के बात करें, मामलात को ठीक करें। और फिर इस दफा फैसल इनके साथ तो ये भी इनकी जो टाइमिंग इतनी गलत हुई है, सारे लोग हैरान हैं कि भाई आपके साथ फजल रहमान साहब नहीं खड़े जो पिछले दफा साथ आ गए थे, जमात इस्लामी आपके साथ आ गई थी, अख्तर महंगल आपके साथ थे, वहदतुल मुस्लिमीन वाले आपके साथ थे, वो रजा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद वाले वो आपके साथ थे। अब कोई भी नहीं है, और आपने सोलो फ्लाइट ली, और पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हैं। आपके लोग कह रहे हैं बैरिस्टर साहब जाके मिल के आए, उन्होंने बाहर आके कुछ और बात की, इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने बात की, सारे यही बात कर रहे हैं। और प्राइवेटली लोगों से मिले फैसल तो वो कहेंगे कि जी हम क्या करें, वो सुनते ही नहीं किसी की बात। और इस दफा जो प्लान किया गया, ये तो बात साबित हो गई है कि वीटो करके बुशरा बीबी ने पाँव पे कुलाड़ा ना सिर्फ अपने मारा, बानी पीटीआई भी मारा, पूरी पार्टी में मारा, ऑन टॉप ऑफ इट लोगों को जितनी अजियत तो तकलीफ दी है। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि लोगों को सोचना चाहिए कि जी क्या इनको कंटिन्यू करना देना चाहिए, क्या करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है अब एहतसाब लोगों की तरफ से होगा। लोगों ने कल परसों 2-3 दिन देखे हैं, उसके बाद से मेरा ख्याल है हुकूमत भी मजबूर है, रियासत ने भी फैसला किया है कि जी नथिंग डूइंग, हर सूरत में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी जो है ना इसको बहाल रखना है। देखिए बेलारूस के सदर आए हुए थे, 50 रुकनी वक्त आया था, इतने इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं मायदे। और दूसरी फैसल की टाइमिंग देखें, एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त उन्होंने एहतजाज किया। फिर आप देख लें IMF के साथ पाकिस्तान का मामला हो तो वाशिंगटन में जाकर उनके ऑफिस के सामने एहतजाज करते हैं। तो ये तो आप पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं ना। सियासी लड़ाई आप सियासी लोगों से लड़े, मुल्क से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? बिल्कुल ये अच्छी बात जी। जी आपने अभी एहतजाज की बात की, और हमने कई बार देखा है कि इन एहतजाजों के दौरान एक सूबे की मशीनरी को वफाक पर हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये भारी क्रेन्स, आंसू गैस शेल्स और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल होता है। क्या आप नहीं समझते कि ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है? सुनिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और ये देखिए मैं इसका क्या जवाब दूं, ये इसका जवाब देके खुद फंस गए हैं। जिनका नाम है बैरिस्टर सैफ, जो चीफ मिनिस्टर गुंडापुर के एडवाइजर हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, हम तो जाहिर है सूबे की 1122 गाड़ियां हों और चीजें हों और रिसोर्सेज हों तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो बबांगे धोंध इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपने देखा पिछली दफा जब ये एहतजाज करके वापस गए थे तो सोनिया आपको याद होगा कि इन्होंने वहाँ पे जो अपने मुलाजमीन को साथ लेके गए थे, पुलिस वाले बाकी लोग, उनको आके इन्होंने सनदें बांटी, कैश प्राइजेस बांटे। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि अगर ये अपने सूबे के इख्तियारात इस्तेमाल ना करें और इमोशनली ये पठानों को ब्लैकमेल ना करें तो शायद ये अपने मकासद नहीं हासिल कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए सारे मामले में है कि 12 करोड़ का सूबा पंजाब है, वहाँ से लोग नहीं आए। मियां वाली जहाँ से जीत के आते रहे वहाँ से कोई लोग नहीं निकले, सिंध से कोई नहीं आया, बलूचिस्तान से नहीं आया, KP से आप देख लें वो भी मखसूस जगहों से लोग आए हैं जिनको तैयार किया गया। और ज्यादा परेशान कुन बात है जो हुकूमत ने फैसला किया। फैसल जिस तरीके से आपने देखा कि ये 250-300 अफगानियों को पकड़ा गया है और ये अफगानियों को पैसे दे के और इलीगल तरीके से इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे रह रहे हैं।
उनको ला के तो उनसे एहतजाज करवाया गया। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि पब्लिक सपोर्ट इनसे दूर होती चली जा रही है। अब ये वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुल्क, रियासत, आप और मेरे खिलाफ जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस पर लोग इस पे परेशान हैं। मेरा ख्याल है जो आपने बात की, मैं उसमें एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर दूं। आपने बिल्कुल लोगों को इस्तेमाल करना, कुछ ऐसी फुटेजेस भी आई कि जिसमें जो लोग आए थे एहतजाज करने, उन्होंने अपनी लीडरशिप को घेर लिया। वहाँ पे उन्होंने अली अमीन गंडापुर को घेर लिया कि सर तुसी किथे जा रहे हो। उन्होंने फिर वहाँ पे कस्में दिलाई कि जी मैं फला जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। दिस मीन्स कि दिस वॉज जस्ट एन इग्निशन। ये सिर्फ आग लगाई गई थी, इसके पीछे कोई पॉलिटिकली जिसको एक कारकुन होता है ना, जिसके पीछे एक नज़रिया होता है, नज़रिया वज़रिया नहीं था। इट वॉज जस्ट एग्रेवेशन ऑफ द सिचुएशन, और बस आओ और तोड़ फाड़ कर दो और ये सारी चीज़ें कर दो। क्योंकि फैसल आप सही कह रहे हैं कि नज़रिया होता तो फिर आप मुझे बताएं ना, सलमान अकबर राजा इतने बड़े लीडर हैं, सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो लाहौर में बैठे रहे, वो क्यों नहीं यहाँ? वो उनको पूछे, हमाद अजहर जो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है पार्टी के, वो हमेशा उनको पकड़ा जाता है और उसके बाद वो कोई चले जाते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ रहते हैं? तो देखें, ये ज्यादा लोग इनको कह रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और ये अली अमीन गंडापुर का तो फैसल बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया, वहाँ पे देखा गया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं बार बार ये फलांग के वहां से भाग रहे थे ट्रक से कि मैं निकल जाऊं, तो लोग उठा के इनको वापस वहां फेंक रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, पिछली दफा आपने धोखा दिया, छोड़ के चले गए थे, हम भाई एंड ड्राई रह गए थे, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद आपने देखा इनके मुसलसल इख्तलाफ बुशरा बीबी के साथ रहे। बुशरा बीबी कुछ और चाहती थी, ये कुछ और चाहते थे। ये नहीं चाहते थे, जो हमारी अंदर की तलात है, ये नहीं चाहते थे कि इस हद तक तोड़ फोड़ हो, और यही चाहते थे कि एक जिसको कहते हैं एहतजाज करके हम कहीं आगे पीछे चले जाएं। लेकिन वो तुल के आई थी, उन्होंने सोचा हुआ था कि जी तबाही लेके आनी है और कि जी हम रहा करके लेके जाएंगे यहाँ से। भाई आपको बताया नहीं, मैटर टू द मैडनेस होता है। इस तरह कभी रिहाई होती है किसी की? भाई जैसी भी अदालतें हैं, इसी अदालतों में आपने लोगों को रगेदा था, आपने भी लोगों को कई बरस जेलों में रखा था। जरदारी साहब के बच्चों को देख लें, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोगों को देख लें, इसके बाद आप नून के लोगों को देख लें, कौन नहीं है? ख्वाजा आसिफ देख लें, उसके बाद एहसन इकबाल देख लें, राना सनाउल्लाह देख लें, और उसके बाद ख्वाजा बरादरान देख लें, किसने 6 महीने कैद काटी, किसी ने 2 साल कैद काटी। तो वो आपने सब कुछ किया। भाई यही वही मुल्क है, ये वही रियासत है, वही अदालतें हैं, वही पुलिस, वही एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक कि आप ओवरऑल निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, ये तो होता रहेगा। अब सवाल यही है कि भाई आपके ऊपर इल्जामात हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मई फैसले इन्होंने कराया। देखे, ये बार बार बात आती है, मैंने अगले दिन टीवी पे बात की थी। अभी ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी था जिसका नाम है, अभी जीत के आए हैं ट्रम्प साहब। इनका 2016 का इलेक्शन इनके साथ हमेशा कहते रहे कि मुझे हरवाया गया, और ये साबित हो गई, फैसल बात हरवाई गया। 6,500 वोट जो मेल के जरिए आया था वो उठा के बाइडन को दिया गया। इस दफा 7.5 करोड़ वोट इनको पड़ा। उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जी अगर इस दफा भी आपने माफी नहीं मांगी, ये रिसरेक्शन जो क़यामत आपने 6 जनवरी 2021 को बर्पा की थी, कैपिटल हिल पे हमला, तो ये आपकी वापसी नहीं होगी। उन्होंने फैसल अपनी रैलीज में इससे डिस्टेंस किया, डिसोन किया 6 जनवरी को। उन्होंने कहा कि मैं जाती तौर पर मैंने किसी को हुक्म नहीं दिया, ये किया गया, गलत हुआ। अब लोग इनसे यही तवक्को कर रहे हैं कि कम से कम आप ये तो कहें कि गलत हुआ, और फिर जब आप ना सिर्फ ये कहते हैं बल्कि उल्टा आप कहते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखते हैं कि जी ये तो खुद इन्होंने करवाया। आप मुझे बताएं फैसल, 200 जगहों पे आपने हमले करने के बाद, आप शोहदा की मॉन्यूमेंट्स को बेहरमती करने के बाद आपके हमने नहीं कुछ किया, जबकि ऑडियो वीडियो मौजूद है। और अभी अगर कहीं से आग पे पानी डालने की कोशिश भी की जाती तो लगता ऐसा है कि विद इन द पार्टी कोई और प्लान भी तैयार करके बैठा है कि हमने बिल्कुल भी आग में पानी नहीं डालना, तेल ही डालते रहना। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। नाबाद इज कमिंग टू द सैनिटी। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि अस्करी क़यादत से लेकर सियासी क़यादत तक इसका दो टोक इजहार कर दिया गया है कि इस्लामाबाद को आइंदा किसी के लिए भी बंद नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जो है वो ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाना नहीं है।
वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। पाकिस्तान के लिए एक और फ़ख्र, पाकिस्तान की फराह गुल राहोजा चीन की आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर नामजद हुई हैं। उनका आबाई ताल्लुक सिंध के ज़िला दादू से है, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद से तालीम हासिल की है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल करने वाली राहोजा ने मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के शोबे में काबिल ज़िक्र खदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने हाल ही में चीन के शहर वुजिन में मुनक़िद होने वाली 2024 वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस समिट में ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर उन्हें तस्लीम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 130 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के मेहमानों ने शिरकत की थी। विदाउट फर्दर अड्यू हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड यूथ एम्बेसडर फराह गुल राहोजा। फराह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में आपको वर्ल्ड यूथ एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। What are your thoughts? What are your feelings? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और जज्बात ऐसे हैं कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊँगी, खुद को रिप्रेजेंट करूँगी, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगी। तो इट्स एन ऑनर, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तो मैं अभी तक उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आई एम जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ इमोशंस, हर तरफ इमोशनल हो जाती हूँ कि ठीक है, इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दे दी और इतना बड़ा मुझे एजाज़ दे दिया और इतनी छोटी सी उम्र में। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फरा, दुनिया में एआई पे बहुत काम हो रहा है, मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की शोबे की बात करें तो इसको आसान लफ्ज़ों में कैसे समझाया जा सकता है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कि मिमिक करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। मतलब जो भी चीज़ें इंसान करता है वो चीज़ एआई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले देखते थे कि कस्टमर सर्विसेज के लिए आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो पहले आपको घंटों घंटों वेट करना पड़ता था। आप किसी को पूछते थे कि ये प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताएं, तो आपको कोई इंसान आके बताता था। जब तक इंसान आए, जितने लोगों को वो जवाब दे, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता था, तो उसमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती थी। लेकिन अब चैटबॉट्स आ गए, चैटबॉट्स सेकंड्स में आंसर देते हैं। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीबन हर चीज़ में है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकलकेट ना किया हुआ हो। और दूसरी बात ये है कि जब मैं इवन चाइना भी गई थी, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस का था उसका जो थीम था वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। तो जब वो हमें डिफरेंट चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन दिखा रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, तो हम देख रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकरीबन हर जगह यूज़ हो रही है। इट्स जस्ट डैट कि हम लोग पाकिस्तानी उस टेक्नोलॉजी से अभी तक उतने अवेयर नहीं है, तो हमें उस तरीके से पता नहीं है। ये बताइए कि चीन में जो हुई है ये आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस, इसकी बात करें, ये प्रोग्राम कब से जारी है? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस की पहली पाकिस्तानी हूँ, ये 2009 से प्रोग्राम चल रहा है और ऐसा होता है कि तकरीबन 90 कंट्रीज़ में से और 5 कॉन्टिनेंट में से ये हर साल 18 कंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं और 18 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। 2009 से पाकिस्तान इनके एजेंडा में नहीं था, तो अब काइंड ऑफ पाकिस्तान इनके एजेंडा में आ गया है। तो एक तो ये प्रोग्राम, क्योंकि मैं अब इनकी एम्बेसडर हूँ, मुझे ग्लोबल यूथ लीडर अवार्ड मिला है, तो एक तो मुझे पर्सनल लेवल पे फ़ायदा होगा कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा न्यू गेट्स खुल गए। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, वो इस लिहाज से कि अब पाकिस्तान उनके एजेंडा में आ गया है। अब ये होगा कि हर साल जब वो न्यू कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे, क्योंकि हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, न्यू कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे तो मेरे थ्रू न्यू बचे जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर उनके थ्रू न्यू बचे जाएंगे। तो आप देखें कि पाकिस्तान काइंड ऑफ उनके एजेंडा में आ गया है और अब हम लोगों को वो हर साल बुलाएंगे और इस तरह हम लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें भी एक मौका मिलेगा कि हम लोग भी टेक्नोलॉजी में या दुनिया की जो दौड़ है उसमें शामिल। ये बताएं कि आपने इन्फॉर्मेटिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, आपका ताल्लुक सिंध के ज़िला दादू से है, लेकिन आपने पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब किया, इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, दूसरा ये सच बात है कि मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ। दादू का एक गांव है राहूजा, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो ऑब्वियसली देखें ना, जब आप राहूजा में जाते हैं तो वहाँ पे ना एजुकेशन है, ना वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। आपको पता है वहाँ पे अभी तक 2G पे काम करते हैं। 2G इंटरनेट कनेक्शन है अभी तक वहाँ पे। मतलब दुनिया 5G पे चली गई है, हमारे गांव में अभी तक 2G है। वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्कूल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है।
तो जब आप थोड़े से प्रिविलेज्ड होते हो तो आप इस तरह नहीं है कि आप अपनी रूट्स भूल जाते हो, लेकिन ये है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हो। बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हो ताकि आप ज्यादा प्रिविलेज्ड हो और प्रिविलेज्ड बन के उन लोगों की हेल्प कर सको। क्योंकि देखो ना, मैं इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी तरह है कि एक जहाज है, वो गिर रहा है, तो उस वो गिर रहा है और आपने खुद एक वो कुछ पहना हुआ नहीं है और दूसरों की जाके हेल्प कर रहे हो, तो एंड में ना उनकी हेल्प होगी ना आप बचोगे। तो आप उन सारी सिचुएशन से निकल के अपने आप पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, तो ऑब्वियसली आप उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकोगे जो आपसे थोड़े से कम प्रिविलेज्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। मैंने हमेशा बड़े-बड़े सिटीज़ से अपनी एजुकेशन ली है, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी एजुकेशन ली है। तो अब मेरा जो बेसिक गोल है वो यही है, इवन जो मेरा प्रोजेक्ट है पाक जीपीटी, वो भी जो टारगेट कर रहा है वो इन्हीं लोगों के लिए है, वुमेन के लिए या पॉपुलेशन ऑफ रूरल यूथ के चले लिए, फराह, स्पेशली मेरे गाँव के हमारे लोगों साथ रहिएगा। वी आर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नई तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और इंडेक्स ने इस वक्त गेट कर दिया है क्रैश। इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है 100 इंडेक्स की सतह 1 लाख की सतह से उबूर कर गई है। अहमद चुनाई, डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ना सिर्फ 1 लाख का हिस्सा अबूर कर गई है, बल्कि इस वक्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शुमार हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी वक्त और तारीखी दिन है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो न सिर्फ उसने पूरी दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके मौजूद है, बल्कि साथ साथ इस अज़म का भी इजहार किया है कि हम पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं और पाकिस्तानी मार्केट्स पे हमें मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल कॉन्फिडेंस लेवल है। अहमद साहब, कौन से वो अहम मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं, एक तो आपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की तो बात की, ओवरऑल मस्बत सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट की स्टेबलाइजेशन है, कौन कौन से दीगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में 4 बड़ी अहम चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही हो गई है। पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट चलता था वो हम पॉजिटिव में आ गए हैं। उसके बाद जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कैसे 24-25 बिलियन डॉलर की पेमेंट साल में करेगा, उसका भी इंतजाम सामने होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई इकोनॉमिक कोलैप्स का खतरा नहीं है। अब मैं डिफॉल्ट की बात नहीं करूंगा, मैं इकोनॉमिक कोलैप्स की बात करूंगा। तो जहां इकोनॉमिक कोलैप्स का कोई खतरा ना हो और शेयर्स के डायनेमिक ये हो कि पीई रेशो जो है वो आज उसमें अभी काफी स्पेस मौजूद है कि आज हमारा पीई रेशो 5.2 पर है। नॉर्मली 8 साढ़े 8 का पाकिस्तान में पीई रेशो होता है, ट्रेडिशनली सारी दुनिया में 12-13 का होता है। तो तमाम इन्वेस्टर्स पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में इस बात को फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है और इस गुंजाइश को अवेल करने का इससे बेहतरीन मौका और चांस कुछ नहीं होगा। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब लोगों को न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है बल्कि इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी भी नजर आती है। जब ये कहा जाता था कि कल सुबह फला चीज का सरबराह कौन होगा, या तीसरे दिन बात की जाती थी कि हमारी जुडिशरी का सरबराह कौन होगा, और उस पर एक तवील बहस छिड़ती थी, लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल शटर होते थे, पसंद नापसंद की बातें होती थी। तो आज एक इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में आ गई है। जब इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके, पाकिस्तान में जो एक स्टेबिलिटी की बात है वो सामने नजर आ जाती है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अब नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट के अगर रेवेन्यूज हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर है, जहां हम इंटरेस्ट रेट को जो है, कल आपने देखा ट्रेजरी बिल जो है वो 12-12.5% पे आ गया, और लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक का रिटर्न और डिविडेंड है वो इससे कहीं ज्यादा नजर आता है। तो जब ये चीजें सामने नजर आती हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई भी तालिब इल्म है वो यही सोचेगा कि स्टॉक मार्केट से बेहतरीन मार्केट कोई नहीं। और हम ये कह सकते हैं कि वी आर डिक्लेयर्ड द सेकंड बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। जी, अब तो सेकंड बेस्ट नहीं, अब तो बेस्ट स्टॉक मार्केट, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है दुनिया भर की। लोगों को इस बात का पता है। जनवरी 2023 में क्या, जून 2023 में क्या पोजीशन थी और आज हमारी 1-1.5 साल के बाद क्या पोजीशन है वो लोगों के सामने है।
और 1.5 साल के अंदर अगर 200-300% का रिटर्न सामने लोगों को नजर आ रहा हो मुख्तलिफ स्टॉक के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। और देखने वालों को अगर आप बता सकें वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले चंद माह में, अहमद साहब? देखिए, मैं समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर है, फूड सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है। तो आप देख लें हमारा जो गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और इसके बाद तमाम इंडस्ट्रीज की जनरल स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। आईटी इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। आप एक्सपोर्ट के फिगर्स देख लें पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के फिगर्स देख लें कि ईयर ऑन ईयर 43% हमारा इजाफा है। तो इतने बड़े इजाफे के साथ जब ये नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट की जो है स्टेबिलिटी है, फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है। वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अलाउ कर रही हैं कि वो मुल्क को बेहतरीन तरीके से गवर्न करें। वो अपना हिस्सा साथ में डाल रहे हैं, और जब वो अपना हिस्सा साथ डाल रहे हों बिला किसी मकसद के, सिर्फ एक ही चीज़ उसमें नज़र हो कि जी पाकिस्तान को तरक्की करवानी है, पाकिस्तान को की डेमोक्रेसी को जो है वो फलना फूलना है। और इसके बाद SIFC में एक बहुत बड़ा किरदार जो हमारी स्टैब्लिशमेंट का है वो भी सबके सामने आया है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो हैं वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान की जनरल प्रॉस्पेरिटी को जो है वो बेहतर अंदाज में लेके चल रहे हैं। और अहमद साहब आखिर में ये बताइएगा कि ऑल्दो वी इंक्लूडिंग यू वुड वांट कि ये ट्रेजेक्ट्री इसी तरह चलती रहे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले महीनों में ये बुलिश ट्रेजेक्ट्री इसी तरह चलती रहेगी और इसी तरह PSX डिविडेंड्स देता रहेगा? देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि अब भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी गुंजाइश है, आने वाले दिन काफ़ी बेहतर होंगे। अभी जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल नज़र आ रहा था लोगों को 2 रोज़ पहले, वो उसका कब अब दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों को ये एहसास हो गया है कि गवर्नमेंट भी जो है वो बिजनेस चाहती है। हमारी तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट है, बाकी तमाम जो फोर्सेज है, वो भी जो है वो बिजनेस को आगे मुकदम रखती है। और लोगों का अमन व अमान, लोगों का सुकून, लोगों का आज़ादाना कारोबार करना, ये सारे जो हैं वो गवर्नमेंट के जो है वो फोकस है। और जब ये फोकस सारे इंस्टीट्यूशन का हो जाए तो फिर कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान की तमाम एवेन्यूज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़े। बहुत शुक्रिया। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक बार फिर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद एज द डायरेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट के पाकिस्तान। हमने आगाज़ किया था दूसरी बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट से, बट एज अहमद चुनाई साहब सेड के इस वक्त दूसरी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कामयाब मार्केट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बनी हुई है और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ा है और 1 लाख की सतह भी उबूर कर चुका है। बड़ी ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए और ये खुशखबरी है। चलिए अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। फैसल और क्या है बताने के लिए? और आपने कह दिया कि दिन अच्छा गुजर रहा होगा, तो अच्छा गुजर रहा है, अच्छा नहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने किया है नया संग मील उबूर। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से भी तजावुज कर दिया है। कफील अहमद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट है और 1,35,000 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रही है। अहमद चुनाई ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बन गई है। देखिए, वैसे अगर हम बात कर लें ओवरऑल सेंटिमेंट, ये आज से नहीं था, गुज़िश्ता कई महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो पॉजिटिविटी थी और जो मोमेंटम था वो खासा मस्बत था। और यही मस्बत जो रुझान है वो सरमायाकारों के अंदर मौजूद था और उनकी जो वो फोकस करके बैठे हुए थे कुछ कंपनीज को, और उसी में जो है वो बाइंग जो है वो की जा रही थी बड़े पैमाने पर। और ये इंडेक्स जो है वो तवक्का थी कि मार्केट जो है वो 1 लाख का हिस्सा अबूर करने में कामयाब रही। और आज एक सबसे बड़ी हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हुई है और एक डेवलपमेंट ये हुई है कि 1790 पॉइंट से कारोबार का आगाज हुआ और मार्केट 1 लाख का हिस्सा अबूर कर चुकी थी। और अगर हम ओवरऑल बात कर लें, अब तक 1200 से ज्यादा पॉइंट मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और आज जो है वो 1,540 पॉइंट का जो मार्केट ने अब तक का हाई बनाया है। एक तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो 1 लाख जो है वो हिस्सा अबूर कर चुकी है, उसके अलावा 540 का मार्केट ने एक और हाई बनाया और इस वक्त भी मार्केट जो है वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है। लेकिन पॉजिटिविटी का आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो कुछ सेंटिमेंट है इकोनॉमी
के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जो कुछ तमाम IMF से अगर हम बातचीत का अमल देख लें या रिफॉर्म्स की बातें जिस तरह हो रही हैं, तमाम चीज़ें SAFT के जो ओवरऑल किरदार है, तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट को जो है वो पॉजिटिविटी आगे लेके चल रही है। और यही वजूहत है कि सरमाएकार ख्वाब फॉरेन हो ख्वाब लोकल जो है उनके जो एतमाद है वो बहाल है और मार्केट को बढ़ावा देने में जो है कि अहम रोल जो है वो अब तक प्ले हो रहा है। और देखने वालों को ये भी बताइए कफील के मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर आने में। यकीनन सियासी इस्तेहकाम तो ज़रूरी है ही, लेकिन पिछले कुछ माह में जो है वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। देखिए रिजर्व के हमारे जो नंबर्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस साल के एंड तक जो है अगर दिसंबर की बात करें तो सिर्फ जो स्टेट बैंक है उनके जो रिजर्व में 12 अरब डॉलर से जो है वो ऊपर हो जाएंगे और इस बात की कभी इम्कान भी हो और तवक्का इंशाल्लाह यही है कि हो जाएंगे। और दूसरी बात अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट का खासा कंट्रोल किया है, करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसे कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए, उसमें खासी कमी आई है। तो ये तो वो तमाम नंबर्स हैं और एक्सपोर्ट्स में जो है गवर्नमेंट का प्लान है कि जो उसको बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप मुख्तलिफ डेलीगेट्स की हम बात कर लें, इतनी बड़ी आइडियाज एग्जीबिशन पाकिस्तान के अंदर हुई है कराची के अंदर, उसमें जो है वो खासे हमें ऑर्डर्स जो है वो मिले। उसके अलावा बेलारूस की जो इतना बड़ा एक डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये तो वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त जो बैरूनी सरमायाकार है वो पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं और यही एतमाद जो है वो स्टॉक मार्केट में भी हमें नजर आता है कि जो फॉरेन सरमायाकार है वो एतमाद कर रहा है और यही वजूहत है कि मार्केट आज जो है वो 1 लाख से अबूर करने में कामयाब रही और ये सेंटिमेंट अब जो मोमेंटम है ये आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। इसलिए कि माहिरीन का यही कहना है कि इसलिए कि 1 लाख से अबूर हो चुके तो कोई ऐसी वजूहत नहीं है। इसलिए कि अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो सियासी जो एक छोटी सी एक चीज़ है जो उसके बाद डिक्लेयर होने के बाद मार्केट ने एक बेहतरीन मूड लिया। अगर हम कल के रोज की बात करें तो 4,600 पॉइंट की तारीखी इजाफा मार्केट में जो है वो रिकॉर्ड किया गया था और ये तवक्का थी कि आज सुबह मार्केट का आगाज 1 लाख के हिस्सा अबूर होने से ही होगा और वही हुआ और मार्केट जो है वो 1 लाख के जो है अबूर करते हुए इस वक्त जो है वो अगर हम बात कर लें 1,540,0ं का मार्केट ने जो है वो हाई बनाए और मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में जो है वो ट्रेड कर रही है। कफील, जब भी हम तिजारती जुबान में बात करते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वो जो एतमाद है सरमायाकार का इसलिए भी बहाल होता है कि आप उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। स्टॉक मार्केट ने पिछले चंद माह में रिटर्न जिस हिसाब से दिया उस हवाले से बताइए। देखिए रिटर्न्स की अगर हम बात कर लें तो यही वजूहत है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और अगर हम बात कर लें इस वक्त जो सेंटिमेंट है आप उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं। जो मुझे जो मुख्तलिफ कंपनीज के लोग जिन लोगों से हमारे इंटरेक्शन रहता है उनका कहना ये है कि म्यूचुअल फंड से निकाल के मार्केट इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो सरमाया लगा रही है। तो यकीनन इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यही वजूहत है कि वो अपने सरमाया लगाने पर आमाद है और अब मार्केट इतनी बढ़ गई है। तो ये एक सेंटिमेंट है कि जो इस वक्त सरमायाकार है उसका फोकस यही है कि जो है वो अपने बैंकिंग से निकाल के पैसा जो है वो यहाँ लगाया जाए और यही वजूहत है कि इस वक्त जो है वो मार्केट के जो अगर 6 से 7 जो बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गुज़िश्ता अगर हम 4 से 6 माह की अगर हम बात कर लें फैसल तो उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर को हम देखते हैं, सीमेंट सेक्टर को हम देखते हैं, फर्टिलाइजर को हम देखते हैं, फार्मास्यूटिकल को हम देखते हैं और ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो तमाम स्क्रिप्ट्स हैं जो मार्केट में फोकस करते हुए दिखाई दी हैं और इसका इन्हीं पर जो है वो फोकस रहा है और यही वजूहत है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव होने के बाईस मार्केट जो है वो इस लेवल तक आई है और जो मार्केट अब जो सरमायाकारों का भी यही तवक्का और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है कि मार्केट अब आगे बढ़ती हुई रहेगी। और सेक्टर्स की आपने बात की, खास तौर पे फर्टिलाइजर सेक्टर ने इस वक्त बड़ी धूम मचाई हुई है। जिस वक्त मार्केट थोड़ा सा डाउन हुई थी तो उसने रिकवर कराने में फर्टिलाइजर सेक्टर ने बहुत अहम किरदार किया। कफील जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर ने बड़ा जो है वो सपोर्ट किया है। इसी तरह अगर हम बात कर लें जिस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर की हम बात कर लें उसमें जो एक डेट कैश हुआ उसे किसी हद तक जो है वो गवर्नमेंट रिजॉल्व करने के लिए इकदाम कर रही है। तो ये एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से एतमाद भी बहाल हुआ और दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें तो इसमें जो इस्लाहाती अमल है इन तमाम सेक्टर्स के अंदर वो भी अपने तौर पर जो है वो गवर्नमेंट कोशिश करेगी जो चीज़ों को जो है वो ओवरकम किया जाए और यही वो चीज़ें हैं जो एतमाद को बहाल करते हुए आगे लेके जा रही हैं और मार्केट इस वक्त जो है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें जो एक ओवरऑल जो अगर हम बात कर लें एक मईशत की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की मईशत की सूरत हाल, मतलब आप और मैं यही तवक्का करते हैं कि मस्बत चीज़ें हों, बेहतरी हो और मुल्क में रोजगार हो, चीज़ें चलें, कोई उसमें कोई रुकावट ना हो और ये सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए और हर पाकिस्तानी के पाकिस्तान में ऐसा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जॉब्स क्रिएट हों और दीगर चीज़ें जो है वो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर। तो यकीनन एक पॉजिटिव चीज़ है और यही पॉजिटिव चीज़ जो है वो लेके हर शोबे के अंदर इकॉनमी के वो आगे बढ़ रही है और जो है वो नए से नए रिकॉर्ड जो बन रहे हैं स्टॉक मार्केट में और आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। कफील
हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नई हिस्ट्री हुई है। अगर शोबाजात की बात की जाए, कौन से शोबे इस वक्त ज़बरदस्त कर रहे हैं, और अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ देखें तो ऑटोमोबाइल जो असेंबलर है वो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें अलगाजी और एटलस होंडा जो है वो इस वक्त बहुत अच्छा ना सिर्फ डिविडेंड दे रहे हैं बल्कि उनमें जो चेंज आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज जो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें भी पॉजिटिव चेंज हम देखने में हमें आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सीमेंट देखें तो सीमेंट के जो सेक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, केमिकल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइज़र है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कफील आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट परफॉर्म कर रही है और उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह मार्केट परफॉर्म करती रहे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की जानिब। एक साल जंग के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है और अब ये उम्मीद पैदा हुई है कि लेबनान पर नाजायज़ रियासत इसराइल के हमले रुक जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह मुआहदे के तहत इसराइली फ़ौज लेबनान से 60 रोज़ में निकल जाएगी और जुनूबी लेबनान का कंट्रोल दोबारा लेबनानी फ़ौज के हाथ में चला जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसराइल की जंगबंदी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये सिर्फ लेबनान के लिए है और जबकि दीगर जो खित्ते हैं, दीगर मकामात पर इसकी दहशतगर्दी जारी है, गज़ा में भी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें जो सिफारती कोशिशें हैं कि इस खित्ते में अमन लाया जाए और जंगबंदी को मुमकिन बनाया जाए, यकीनी तौर पे वो सताइश की मुस्तहक हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इसकी खैर मकदम किया है। इसमें सफारती सतह पे अमेरिका का भी रोल है, सऊदी अरब का भी रोल है और मिस्र और कतर का भी रोल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसकी बिना पे इसके देरपा होने के इम्कानात काफ़ी कम हैं और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात ये कि देखें जो जंग है वो बुनियादी तौर पे तो प्राइमरी फरीक जो हैं वो हिजबुल्लाह और इसराइल नहीं है, अगरचे जो जंग की हिद्दत है वो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बहुत ज़्यादा शदीद है और इस जंग पे इसराइल का राज़ी होना ही, ये इस जंगबंदी पे राज़ी होना ही इस बात का सबूत है कि वो उन्होंने भारी नुकसान हिजबुल्लाह के खिलाफ उठाया है जिसको वो कम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि बुनियादी तनाज़ा तो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान था और हमास और इसराइली अफवाज के दरमियान था। तो अगर हिजबुल्लाह जंग बंदी पर रजामंद इसराइल के खिलाफ हो जाती है तो बुनियादी तौर पे हिजबुल्लाह जो कि बहुत मेजर सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही थी हमास के हवाले से इसराइल के खिलाफ, तो यूं लगता है कि हमास जंगी मैदान में अब तने तनहा लड़ेगी और इस सिफारती कोशिश के जरिए से उन्होंने हमास को हिजबुल्लाह की जो दिफाई इमदाद है उससे अलग कर दिया है। और दूसरा पहलू ये है कि भाई फ़लस्तीन जो लबनान की रियासत है वो तो बहुत कमज़ोर रियासत है। अगर उसकी हुकूमत और फ़ौज ये मुआहदा करती भी है इसराइल से कि जनाब हम जंगबंदी करेंगे, तो भाई इसराइल जो लबनान की सरकारी फ़ौज है और हुकूमत है उसका तो इसराइल के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। ये तो हिजबुल्लाह एक तंजीम है जो कि लड़ रही है और उनकी हमदर्दियां हमास के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो बुनियादी जो मुद्दा है वो तो फ़लस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक हो या गाज़ा हो, वहाँ पे इसराइल की मज़ालिम और तौसी पसंदाना पॉलिसी है। बिल्कुल। तो जब तक उसका खात्मा नहीं होता और इसराइल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि जनाब आप हमास के खिलाफ जंगबंदी करेंगे या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करेंगे या जिन इलाकों में आपकी फ़ौज गई हैं वहाँ से उनका इनखला होगा, तो जो जंग की बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से 2 मिलियन फ़लस्तीनी बेघर हैं, 45,000 शहादतें हैं, उनकी वजूहात का खात्मा किए बगैर इस जंगबंदी के देरपा और मौसर होने के इम्कानात में कम देख रहा हूं। अली साहब, आपकी गुफ्तगू से मैं यह अख़ज़ कर पाया हूँ कि क्योंकि असल मामला था गाज़ा का, या लबनान और बाकी तो बाद में लपेटे में आए, तो जाते जाते बाइडन साहब जो हैं वो एक अपनी लेगेसी में ऐड कर गए कि चले जी मैं एक जंगबंदी करा देता हूँ। तो आपको लगता है कि दिस इज़ जस्ट एन आई वॉश? बहुत अहम बात की आपने, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ फैसल साहब। उसकी वजह यह है कि आप देखें पिछले 1.25 साल के दौरान अमेरिका, खुसूसन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह
कील कांटे से लेस किया है इसराइली अफवाज को। हर वो हथियार जो फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है वो अमेरिका का प्रोवाइडेड है। अरबों डॉलर का दिफाई इमदाद इस जंग में अमेरिका ने नेतन्याहू साहब को प्रोवाइड किया, और अब जबकि 1 महीने से कुछ ज्यादा अरसा उनका रह गया है, तो वो अब अमन के पैगंबर बन के इसका सियासी तौर पे क्रेडिट लेना चाहते हैं। जब उन्होंने इसराइल की तौसी पसंदाना जो पॉलिसी है और नस्ल कुशी की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की है, तो अब उसका सियासी फायदा उठाने के बाद अब वो ये चाहते हैं कि जनाब देखें, मैं जूश लॉबी की हमदर्दी भी रखना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अमन भी अचीव कर रहा हूँ, तो ताकि जो अरब दुनिया है उसकी हमदर्दी भी हासिल की जाए और अरब स्ट्रीट सेंटिमेंट मेरे इतना खिलाफ ना हो जाए कि फिर जो अमरीकी मफादात हैं मशरिकी मुस्ता में, जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको खतरात में इजाफा हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ। और एक जंगबंदी का ऐलान तो हुआ है, क्या इसराइल पाबंद है कि वो इस जंगबंदी की कदर करेगा, या क्या इसराइल पाबंद है इस चीज़ का कि वो गज़ा में भी अब जंगबंदी करेगा? पिछले 1 साल से हमें इसके असर तो नज़र अभी तक नहीं आए हैं। ऐसे ही अब वक्त हुआ जाता है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। वेलकम बैक जनाब। अब बात होगी कुछ स्पोर्ट्स से। स्क्वॉश की दुनिया में 12 साला महानूर अली का बड़ा कारनामा, नेशनल वुमेन्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली। इस जीत के बाद पाकिस्तानी यंगेस्ट फीमेल ऑफ स्क्वॉश बनकर स्क्वॉश में एक नई तारीख रकम कर दी उन्होंने। यानी छोटी उम्र में एक बड़ा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। और दूसरी बहन सहरिश, उन्होंने भी अंडर 15 कैटेगरी में क्रीक क्लब में होने वाले नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो हमारे साथ महानूर और सहरिश दोनों मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक आपको भी और बहुत बहुत मुबारक आपको भी। ये तो हम सिंपल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हम पूछने नहीं जा रहे। कैसा कंपटीशन रहा? एंड यू बीन द यंगेस्ट टू क्वालिफाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ज़रा बताएं कि अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं और किस तरह क्वालिफाई किया, क्या कैसा कंपटीशन रहा? ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा था क्योंकि सीनियर जो है तो मैं पहले भी खेल चुकी हूँ। मैं पहले जब मैं आई मीन 2 इयर्स बैक कह सकते हैं, मैं फर्स्ट राउंड हार जाती थी और अपनी बहन से ही, तो उसके बाद ये भी कभी कभी मैं भी तब फर्स्ट राउंड ही मेरा सीनियर के साथ आ जाता था। तो फिर मैंने ख़ुद को इतना ट्रेन किया, इतना वो कहते हैं ना कि मैंने अपनी टेक्निक्स पे काम किया, तो फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपनी सीनियर से जीती फाइनल। और मैंने वापडा को हराया, मैंने पंजाब को हराया, मैंने जो है तो नेवी को हराया, मैंने सिंध को हराया। तो इन सब से जीत के फिर मैं फाइनल पहुंची क्योंकि वो मेरी सीनियर थी, तो उनसे मैं पहले भी हार चुकी थी। 3-2 क्लोज मैच गया था, फिर मैं 3 लव हारी थी। तो ये जीत मेरे लिए बहुत एक मेरी कैरियर का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अभी तक कि मैंने जो है तो वुमेन सीनियर जीता पहली बार। तो और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी मेहनत करूँ। पाकिस्तान में तो सही है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे भी इसी तरह के टूर्नामेंट जीतूँ। आप भी बताइए भाई, आपने क्या किस तरह वो मेडल ली? आपने भी कुछ टेक्निक्स के ऊपर काम किया और फिर जैसे उन्होंने प्लान किया हुआ, तब ने कहा अब नहीं छोड़ूंगी सामने वाले को। मैं तो वैसे ही भी नेशनल अंडर 15 नंबर 1 थी, तो ये मेरा 5th टाइटल था अंडर 15 में। और मैंने भी सीनियर खेला था और मैं जो मानूर ने जिससे फाइनल जीता था उसी से मैं हार गई थी 2nd राउंड सीनियर्स में। अच्छा, वैसे ये होता होगा ना कि आप आपस में तीनों बहनें जो हैं, कोई किसी को हरा दे तो अब अगला कोई आके उसका बदला ले ले, ये इस तरह की घर में इस तरह डिस्कशन होती है। हम लोग फिर जो मैच होता है वो बहुत क्या कहते हैं मोटिवेशन के साथ और बहुत गुस्से में खेलते हैं, ताकि क्योंकि उससे वो कंडक्ट मैच हो गया था, कुछ मसले भी हो गए थे। तो मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, मैंने फाइनल तक पहुंचना है और मैंने उसी लड़की को हराना है, मैंने जीतना है। ओके, अच्छा यार सहरिश, मुझे ये बताइए कि हम ये कहते हैं कि हर जो स्पोर्ट्स हमारे हैं उसको प्रमोट होना चाहिए। थोड़ा सा हमें लोगों को बताना ये भी चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आती हैं। देखें, आपके वालिद माशाल्लाह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने फिर आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रेन भी किया, कोच भी किया, ले के भी गए सारी चीज़ें। अब फ़र्ज़ करें घर में बच्चा बैठ के देख रहा है, उसके वालिदैन बैठ के देख रहे हैं,
तो कराची में अगर कोई अंडर 10 से, चले अंडर 10 तो मैं बहुत छोटा बोला, अंडर 15 से कहीं शुरू करना चाहे, कौन कौन से वो हमारे पास प्रैक्टिस अरीनाज हैं, कौन कौन से इदारे हैं कि जहाँ पे जाके आप अपने खेल का आगाज़ कर सकते हैं? वैसे तो बहुत कम है, जो बहुत सारे प्राइवेट क्लब्स हैं और मतलब पब्लिक जो हर कोई इसमें खेल सकता है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एनसीसी नेशनल कोचिंग सेंटर इधर स्टेडियम के सामने वाला, जी, उधर खेल सकते हैं। और जो स्टार्ट करना चाहे, मतलब वैसे तो प्राइवेट क्लब्स में ही खेल सकते हैं क्योंकि इन क्लब्स में बहुत मुश्किल से प्लेयर को जगह मिलती है, लेकिन स्टार्ट करना चाहे तो वो इस क्लब से स्टार्ट एनसीसी से कर सकता है। कितना महंगा ये मुझे आप बता सकती हैं कि आपका जो शू से लेके एक शू से लेके और आपके रैकेट तक क्या प्राइस आती हैं सबकी? असल में मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती क्योंकि हम सब बाबा मैनेज करते हैं, अंदाज़न वही तो हमारा एक जो प्रो का रैकेट होता है, मतलब प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर का, तो वो तकरीबन 40,000 तक आता है, जो कि मैं भी यूज़ कर रही हूँ। स्टार्ट होता होगा उसमें कैटेगरी ऐसे ही, लेकिन फिर आप जब बिगिनर का लोगे, आप जब उससे थोड़ा बच्चों के लिए लोगे स्मॉल, तो उनकी फिर अलग अलग प्राइस होती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल खेल रहे हो तो आपको फिर शूज़ भी अच्छा चाहिए, आपको इवन सॉक्स भी आपको होते हैं स्क्वॉश के, वो आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, इवन आपको किट भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, फिर आपको खेला नहीं जाता। और सोल उसका डिफरेंट होता है या उसका जो नीचे बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट में तो स्पाइक्स होते हैं, फुटबॉल में जो है वो एक डिफरेंट उसके जूते का नीचे का हिस्सा होता है। इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ी बहुत बैडमिंटन बस आजमाइश की है मैंने, तो रबड़ नीचे लगा होता है सो दैट आप उसको रुक सकें अपनी मूव को, ऐसा ही होता है? रबड़ लगा होता है ताकि स्लिप ना हो, स्किड ना हो। येलो सोल शूज़ होते हैं, येलो सोल, उसको येलो सोल शूज़ येलो सोल शूज़। अच्छा, तो वो भी तो एक्सपेंसिव ही होते होंगे ना, क्योंकि वो स्पेसिफिकली स्क्वॉश के लिए यूटिलाइज होते हैं, तो है ना? तकरीबन वो भी 30 से 35 से 40। 30 से 35 के तो आजकल आम जूते जो अच्छे जूते होते हैं, ये तो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, इनके तो प्राइस बहुत हाई है। एब्सोल्युटली, मैंने खुद जाके चेक किया था, तो मैंने जब मुझे पता चला। अच्छा, ये आपने कौन सी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया? मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप्स की है। उसमें गोल्ड मिला आपको? नहीं, मैंने खुद ही खरीद लिया फिर। अच्छा, ये अच्छा है, आप जीते नहीं तो खुद ही गोल्ड खरीदा। प्लीज गो ऑन विद योर क्वेश्चन प्लीज। मैं पूछ रही थी कि आप दो बहनें ना, माशाल्लाह, और भी बहनें हैं, उन्होंने और महविश है सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली, तो महविश आज कहाँ है? उन्होंने कुछ जीतने के लिए कुछ गई हुई है? महविश अभी जो है तो प्रोफेशनल स्क्वॉश जो आप कहते हैं पीएस है, वो खेलने, उसके टूर्नामेंट्स खेलने गई है, यूएस में है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रही है। और ये सब जो है तो हमें सपोर्ट इसके लिए बार्ट फाउंडेशन कर रहा है, जिनके मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अभी हम लोग भी यूएस जाने वाले हैं, हमारी कराची से ही फ़्लाइट होगी 4 को, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे यूएस जूनियर खेलेंगे, फिर इंग्लैंड हम लोग ब्रिटिश जूनियर खेलेंगे जो हम पिछले साल नहीं खेल पाए, इंशाल्लाह स्कॉटिश जूनियर भी खेलेंगे जो हम पिछले साल जीते थे। तो ये 3 टूर्नामेंट्स होंगे हमारे, तो उसके लिए हम लोगों ने पीछे ट्रेनिंग भी की है। मेरी 2 सिस्टर्स को बार्ट फाउंडेशन कर रही है और मुझे सफ़ायर स्पॉन्सर कर रही है। चले भाई, इस मैसेज के साथ कि हमें स्कूल्स में स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ पे हम अपना टैलेंट ग्रूम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों तशरीफ़ लाएँ। और सैरिश और मानूर, बेस्ट ऑफ लक आपको यूएसए के लिए और उसके बाद भी तमाम तर टूर्नामेंट्स के लिए। सो माय ह्यू एंड क्राई इज़ कि हमारे स्कूल्स में, जिसमें मैं कभी सोचता हूँ कि स्क्वॉश होना चाहिए, बैडमिंटन होना चाहिए, क्रिकेट ग्राउंड होने चाहिए, लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ तो मुझे अपना, हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है यहाँ हमारे शहर में, उसका बैडमिंटन कोर्ट सीमेंट का बना हुआ, वहाँ जाके जो है ना बस सिर्फ आप स्लिप हो सकते हैं और उसके बिल्कुल ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं और वो जो है वो। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, बैडमिंटन खेलना है तो एनसीसी चले जाइएगा, वहाँ जाके नहीं खेलिएगा, पैर स्लिप हो जाएगा आपका। वेलकम बैक भाई। जदीद दौर के जदीद तकाजे। सिंध पुलिस ने फैसला किया था कि स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए ई टैगिंग सिस्टम और स्मार्ट कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर काम जारी भी है। आज से 2 साल कबल इस वक्त के आईजी ने बताया था कि जराइम पेशा अफराद के बारे में बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सिंध के 40 टोल प्लाजा पर NRTC के ताउन से स्मार्ट कैमरास लगाए हैं। ये कैमरास अब तक लगे हैं या नहीं और इस प्रोजेक्ट में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इसी पर बात करने के लिए कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी साहब, उनकी जानिब हम चलते हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
और पुलिस जो है वो जदीद होती जा रही है, जिस तरह क्राइम जदीद होता जा रहा है, जिस तरीके से जराइम पेशा अफराद जो हैं वो अब नई नई चीज़ें अपना रहे हैं, उनको केटर करने के लिए उनकी ये मूवमेंट को हैम्पर करने के लिए पुलिस का जदीद होना बहुत ज़रूरी है। हमने दो चीज़ें बताई हैं, एक तो टोल प्लाजा पे कैमरास, लेकिन उससे भी पहले एक टैगिंग सिस्टम। ये क्या चीज़ है? प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। बेसिकली हम लोगों ने क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है सोसाइटी के अंदर से, और उसको फिर ट्रैक करना है और उसकी सर्वेलेंस करनी है। जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो देखा गया है कि जिसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, जिसमें गाड़ियों की चोरी होती है, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग होती है, पैसे स्नैच कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें वैल्यूएबल्स स्नैच कर लेते हैं, तो वो लोग रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, वो आदी मुजरिम होते हैं कि एक दफ़ा पकड़े जाते हैं, फिर वो पुलिस सिस्टम के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आते हैं, जेल भी जाते हैं, फिर वो कभी बेल पे जल्दी बाहर आ जाते हैं या सज़ा काट के भी आते हैं, तो फिर दोबारा वो उसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके सेपरेट करना है नॉर्मल सोसाइटी से, और उनको फिर हम एक अच्छे तरीके से, जैसे आपने बताया कि किसी डिजिटल फ्रेमवर्क में या किसी डिजिटल मैकेनिज़्म के थ्रू उनको हम अगर ट्रैक करें तो वो उनको फॉलो करते रहें उनकी एक्टिविटी, तो फिर हम उनको दोबारा जो उनके अंदर एक चांस होता है कि दोबारा जाके वो एक्टिविटी करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसको हम रोकने के लिए ये सारा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं अभी। और उसमें जी प्लीज़ जी आप बोलें। जो हमारे पास अभी हमने सर्वे किया कि एट एनी गिवन टाइम, कराची शहर है, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का मसला भी रहता है कि कितने लोग होंगे या कितने क्रिमिनल्स होंगे जो इस तरह के आदी मुजरिम होंगे और जो बार बार ये काम में इन्वॉल्व हैं। तो उसकी स्टडी की गई और उसमें नंबर आया 8,000 से 10,000, 12,000 मैक्सिमम इस तरह का। तो अब आप सपोज़ करें कि अगर 8-10 हज़ार लोग अगर हम इसको स्ट्रीट से हटा दें, ऑफ द स्ट्रीट्स कर दें, इनको या तो जेल में डाल दें या इनको हम किसी तरीके से मॉनिटर कर लें, तो पूरा कराची उसमें अमन आ जाएगा, स्ट्रीट क्राइम जो है कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके लिए फिर एक इनिशिएटिव लिया गया हमारे IG सिंध की तरफ की जानिब से, गुलाम नबी मेमन साहब की तरफ से। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को एक प्रपोज़ल पेश की बना के कि ये एक ई टैगिंग का एक सिस्टम है जो दुनिया में यूज़ हो रहा है, और उसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एक टैग पहना देते हैं उनके हाथ में या पाँव में, और उसको फिर मॉनिटर किया जाता है, उसकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है, और उससे फिर पता चलता रहता है कि वो आदमी कहाँ पे है। तो वो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर उन्होंने कानून भी पास किया जिसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स मॉनिटरिंग एक्ट कहते हैं। 2022 में ये बिल पेश हुआ था, 2023 में इसको पास कर दिया सिंध असेंबली ने, और उसके बाद इस साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कोई 600 मिलियन रुपीज़ के 60 करोड़ रुपए के लिए रखे हैं, और इसमें हम 4,000 डिवाइसेस ये ले रहे हैं इस दफ़ा। और इसके बाद जो हमारे पास एक फहरिस्त है आदि मुजरिमान की, और उस कानून के अंदर ये है कि जो एक दफ़ा से ज़्यादा किसी जुर्म में होगा और जिसमें कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है, जिसमें कार की व्हीकल्स की चोरी और जिसमें एक्सटॉर्शन जो कराची का एक मसला रहा है, और उसके अलावा जो डकैती और रॉबरी के केसेस होते हैं वो और इसके हटके भी जो हमारा ड्रग्स के जो लोग होते हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं वो क्राइम्स भी। तो उसमें ऐसे कितने लोग हैं कि जो इस काम में बार बार इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको फिर हम ये ई टैगिंग की जो डिवाइस है वो लगाएंगे। इससे ना सिर्फ इनको दोबारा ऐसा काम करने से रोका जा सकेगा, इनकी मूवमेंट उस पर नज़र रखी जा सकेगी। अच्छा, इसको अगर मैं नथी करके देखूं, जो टोल प्लाजा पे कैमरास और ये सारे लग रहे हैं, तो ये दोनों मैकेनिज़्म हैंड इन हैंड बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है एक तो वाक़या पिछली बकरीद में सामने हुआ मेरे, ये जो ईसा नगरी पे बिल्कुल सामने गाड़ी छीनी है और वो ले गया। अब जाहिर सी बात है कि उसका जो रुख था वो बलूचिस्तान की तरफ था। तो क्या ये हैंड इन हैंड चलेगा ये दोनों प्रोजेक्ट्स? जी बिल्कुल, ये और फर्दर इसमें जो कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी, तो आप ये समझें कि पूरा सूबा सिंध जो है वो डिजिटली एक तरीके से कवर हो रहा है, और उसमें जो मूवमेंट है मुजरिमान की खासकर, मतलब आम आदमी की मैं बात नहीं करूँगा, तो वो हम उसको मॉनिटर कर सकेंगे। टोल प्लाजास पे जो S4 सिस्टम है, जितने ये सिंध के अंदर टोल प्लाजास हैं, जो रोड नेटवर्क है उसके ऊपर वो लगाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेफ सिटी कराची आएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद शहरों में भी चीज़ें जाएंगी। तो डिजिटल फुटप्रिंट जिसे कहते हैं कि हर मुलजिम या हर क्राइम के पीछे एक डिजिटल फुटप्रिंट भी है, क्योंकि हर आदमी अभी इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो एक वो डिजिटल फुटप्रिंट हमें मिलता है जिसको हम जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग के ज़रिए निकालते हैं। दूसरा, जब जियो टैग कर देंगे और उसके बाद हम इसको ये ई टैगिंग डिवाइस लगा देंगे, तो वो भी उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकेंगे बड़ी आसानी से।
और फर्दर मतलब इसी जो हमारे कैमराज हैं इसमें अगर हम फीचर्स डालते हैं कि फेशियल रिकग्निशन वाले फीचर्स, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा एक डेटाबेस है, एक तो नादरा का डेटाबेस है जिसमें हर एक की आइडेंटिटी मौजूद है, लेकिन उससे हटके हमारे पास अपने जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिम पिछले दिनों में रहे हैं, जिसमें हम CRO कहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस या क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हमारे पास है, उसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद होती है। मुलजिम जब पकड़ा जाता है, मुलजिम पकड़ा जाता है, उसकी पिक्चर ली जाती है, उसमें उसके नाम, उसके NIC, उसकी बाकी शनाख्ती जो भी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें होती हैं वो डाली जाती हैं। तो इन सबको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सूबा आप समझें कि हमारी नज़र में होगा और बड़ी आसानी से हम उसको विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन उसको मॉनिटर कर सकेंगे। और इसी में अगर हम डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर दें इसके साथ, तो उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं किसी भी आदमी के जो किसी और तरीके से भी अगर किसी गलत एक्टिविटी की तरफ माइल हो रहा है और सोच रहा है, तो वो भी उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक समझें कि पूरा एक डिजिटल आपके पास एक नेटवर्क आ जाएगा जिसके ज़रिए आप इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन सबको वॉच कर सकेंगे और वक्त से पहले भी उनको पकड़ सकेंगे। अब इसमें एक चीज़ आपने सेफ सिटी का तस्करा किया। लाहौर में सेफ सिटी बिल्कुल फंक्शनल है, इवन फॉर दैट से क्वेटा जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो चुका है। हम एज अ सिटी क्या लेट हुए हैं सेफ सिटी तक आने में? सेफ सिटी रादर हमारे पास सबसे पहले आया जी सबसे पहले आया था, बट वो बीच में फिर जो मामला जी बिल्कुल उसकी अपग्रेडेशन और उसकी एक्सपेंशन, उसके ऊपर थोड़े से इश्यूज आए थे, लेकिन अब दोबारा उसको स्टार्ट कर लिया गया है और अब हम ये होगा कि सबसे एडवांस होंगे अगेन। अच्छा ओके सर आपने बात की IT के हवाले से और जितनी टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, तो सिंध पुलिस के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि वो इतनी जिद्दत आ चुकी है जितनी अपनी टेक्नोलॉजी में, IT या अदरवाइज़ भी, कितनी हम आहंग है वो इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ? काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं। हमारे जो कांस्टेबल्स होते हैं रोड पे, उनको भी इन सारी चीज़ों का आइडिया है। आपने इसके साथ एक सुना होगा तलाश ऐप, एक तलाश ऐप बनाई गई है, सिंध पुलिस ने बनाई है, और उसमें फिर जितना ये रिकॉर्ड मैंने जैसे बताया क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो सारा उसके अंदर फीड है। और फिर जहाँ होटल्स के अंदर आप लोग जाते हैं या गेस्ट चेक इन होते हैं, तो वहाँ पे भी पहले वो बायोमेट्रिक उसका होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से लिंक होकर हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से वो वेरीफाई हो जाता है कि ये कहीं कहीं वांटेड तो नहीं है ये आदमी। और इस तरीके से हमारे जब आप कांस्टेबल्स वगैरह को भी देखें तो एक तो उनकी अपनी फेस रीडिंग होती है चीज़ों की, लेकिन एट टाइम्स वो चीज़ें अदरवाइज़ भी उनको इतने टेक सेवी होते हैं कि वो ख़ुद भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं और क्रिमिनल का भी जो है डेटा अपने पास इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि लेटर ऑन कभी किसी स्टेज पे उसको अगर यूज़ करना पड़े तो उसको यूज़ कर सकें। ठीक है आमिर साहब, हम हमेशा से जब भी कराची क्राइम पुलिस इसके हवाले से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, और कई सालों में आला अहदेदारान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नफरी में हमारे पास कमी है। फिर वो नफरी जो है वो फर्दर जो उसकी डिवीज़न है उसके साथ फिर वो हर शहरी पे हर एक पुलिस वाला जो है उसके बहुत ज़्यादा शहरी हैं कि जिनको वो कवर कर रहा है। क्या हम इस पे कोई काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, या दीगर इस वक्त सिंध पुलिस को कराची पुलिस को क्या चैलेंजेस हैं जो आप सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसमें जो कमी थी उस कमी को ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है ये कवर करेगी, और फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें इस जो नफरी है उससे मौजूदा नफरी उससे भी कम लोगों की ज़रूरत पड़े। तो वो तमाम चीज़ें नफरी बेसिकली जो रोड के ऊपर वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है चीज़ों को, या उसको डेटर कर रही होती है, रोक रही होती है, या एक तरह से जो क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई इंगेज होना चाहता है तो उसके लिए एक सिग्नल दे रही होती है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं तो आप यहाँ पे हरकत ना करें। तो अब जब कैमरास लग जाएंगे तमाम जगहों पे, और उसके बाद S4 का सिस्टम है और हमारा ये ई-टैगिंग वाला सिस्टम है दुनिया में, बल्कि हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि वहाँ पे एक स्पेसिफिकेशंस दे दी जाती हैं कि जो घरों में लोग कैमरे यूज़ करते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होती है, उसको भी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने कैमरास लगाए हैं उसके साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास हैं वो भी उसके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो वो जब भी सब चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी तो फिर नफरी की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी रोड के ऊपर। और दुनिया में आप देखें अक्सर तो वहाँ पुलिस नज़र नहीं आती रोड, दुबई में नहीं, जब कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन उस फ़ौरन बाद उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो अब दुनिया उस तरफ जा रही है, तो हम भी उसी तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, कराची शहर जो है हमने देखा कि पहले, और मुझे कहते हुए भी तकलीफ़ हो रही है, ख़बरें हम ही दे रहे होते थे आए दिन लाशों का गिरना और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें। अभी पिछले रमज़ान में एक बहुत तेज़ी से इस तरह की सरगर्मियाँ हो रही थी, रोज़ाना इस तरह की ख़बरें आ रही थी। फिर हम देखते हैं बीच में एक पीरियड आता है कि जिसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। इसके पीछे क्या रीज़न है? और जो आपने बात की टैगिंग और ये, क्या सिंध पुलिस
इस पे भी जारी जो हॉटस्पॉट्स हैं, मैं किसी इलाके का नाम लेके मार्जिनलाइज नहीं करके, क्योंकि आपको पता है कि फिर लोग उस पर चले आते हैं कि जी आपने ज़बान या कौमियत के तौर पे हमें मार्जिनलाइज कर दिया। जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, क्या वहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है AI रिलेटेड के, जिससे हमें पता चल सके कि भाई जो भी जा रहा है कर आके वो यहीं आ रहा है, तो वी कैन पिक हिम फ्रॉम हियर? जी एग्जैक्टली। और आपने देखा होगा कि रमज़ान में और ईद के दिनों में जितने भी मेजर हमारे पास मार्केट्स हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं और एक्स्ट्रा कंट्रोल रूम्स बना दिए जाते हैं। तो उसमें अब हम ऐसे कैमरा लगाएंगे कि जिसके अंदर फेस रीडिंग के फीचर्स भी हों और जिसके अंदर ये ई-टैगिंग को भी मॉनिटर कर सकें और बाकी दीगर चीज़ें, जैसे मैंने बताया स्मार्ट जो हमारा सेफ सिटी आ रहा है उसके साथ भी अगर इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हमें उन दिनों में जब ये एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी जो ज़्यादा होती है, तो वो उसके ऊपर मुलजमान या मुजरमान भी ज़्यादा आते हैं कि वो वहाँ पे अपने लिए भी कोई बेनिफिट निकाल लें उसके अंदर से। तो उसको भी डेफिनेटली इसको हम AI के थ्रू और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कवर करेंगे। आखिर में लोगों का पुलिस से रवैया, लोगों का पुलिस पे फुकदान, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, ये ब्रिज जो है इसको गैप करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, आवाम तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा अगेन सवाल। उसमें हमारे जहन में जो पुलिस स्टेशन का एक इमेज है वो इतना अच्छा नहीं है या नहीं बनाया गया, या अदरवाइज़ वो वैसे ही मतलब परफॉर्म कर रहे होंगे तभी लोगों में इसका इमेज बना है। तो उसके लिए भी अब ये इंटरनेट के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती हैं। और 15 पे जब कोई कॉल जाती है तो उसको पुलिस स्टेशन जाने के बजाय वो डोर स्टेप पे उसको वहाँ पे उसको रिस्पांस मिल जाता है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि FIR करवाना और उसके बाद की चीज़ें, तो उस पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है कि लोगों को घर बैठे ही मतलब FIR भी मिल जाए और अगर वो ईमेल करें तो ईमेल के थ्रू भी उनको रिस्पांस मिल जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं इसमें। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया जा रहा है कि लोगों को कम से कम मतलब पुलिस स्टेशन जाना पड़े और कम से कम इंटरेक्शन हो सके। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया आमिर फरूकी साहब, आप तशरीफ़ लाए और उम्मीद करते हैं कि जो इक़दामात सिंध पुलिस ले रही है एट द एंड ऑफ द डे वो कराची के अवाम, सिंध के अवाम के लिए ही हैं। इसमें जितनी जिद्दत आए उतना कम है, क्योंकि जिस तरह क्राइम जो है वो इवॉल्व होता जा रहा है, उसको रोकने के तरीके भी उसी तरह इवॉल्व होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आमिर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन एक ट्रस्ट डेफिसिट ज़रूर है लोगों में और पुलिस में, लेकिन इस तरह के इक़दाम जब होंगे और जब लोग अपने सामने उन जराइम पेशा अफराद को बिहाइंड द बार्स देखेंगे तो उससे लोगों में जो है वो ट्रस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और फिर पुलिस वाले और आवाम के दरमियान जो एक ब्रिज है, जो एक स्पेस है, वो ख़त्म हो जाएगा। सब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम फिर कल हाजिर होंगे। जब तक कि मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।